शुगर के नुकसान छुपाने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को फंडिंग की गई। मकसद सिर्फ एक था, दुनिया को ये यकीन दिलाना कि हार्ट डिजीज की वजह शुगर नहीं बल्कि फैट है। WHO की तरफ से शुगर की लिमिट्स बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से उसे भी रोक दिया गया। लिमिट्स कमजोर करवाई गई और गाइडलाइंस को इन्फ्लुएंस किया गया। रिसर्च करने पर जब शुगर और कैंसर का कनेक्शन नजर आने लगा, शुगर इंडस्ट्री की तरफ से फंडिंग बंद कर दी गई, रिसर्च रोक दी गई और रिजल्ट्स आज तक पब्लिश नहीं हो सके। कोका कोला की तरफ से एक पूरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंड किया गया, सिर्फ ये रिजल्ट्स लेने के लिए कि ओबेसिटी की वजह शुगर नहीं बल्कि एक्सरसाइज की कमी है। ये वही प्ले बुक थी जो इससे पहले टबैको इंडस्ट्री इस्तेमाल कर चुकी थी। डाउट पैदा करो, नैरेटिव बदलो और साइंस को खरीदो। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक इंडस्ट्री थी जिसने साइंस खरीदी, WHO को खरीदा और आपकी सेहत बेची गई। आज हम एक्सपोज करेंगे इस पूरी शुगर इंडस्ट्री को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सपोजर रूम। ये एक ऐसी इंडस्ट्री की कहानी है जिसने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचे बल्कि डिकेड्स तक पब्लिक परसेप्शन को शेप किया। एक ऐसा सिस्टम जहां लेबोरेटरीज में होने वाली रिसर्च, यूनिवर्सिटीज में लिखी जाने वाली रिपोर्ट्स, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की रिकमेंडेशंस और सुपरमार्केट्स की शेल्फ सब एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आते हैं। आज अगर आप किसी आम ग्रोसरी स्टोर में जाएं तो शायद ही कोई चीज ऐसी हो जहां एडिड शुगर मौजूद ना हो। सॉफ्ट ड्रिंक, फ्लेवर्ड योगर्ट, ब्रेकफास्ट सीरियल, केचप, सॉस, कुकीज, पैकेज्ड जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, पीनट बटर और हत्ता के वो फूड्स जिन्हें लोग हेल्दी समझकर खरीदते हैं, अक्सर उनमें भी बड़ी मकदार में शुगर शामिल होती है। मसला ये नहीं कि शुगर मौजूद है, मसला ये है कि ज्यादातर लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि वो रोजाना कितनी शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर शुगर इतनी मकदार में हर जगह मौजूद है तो लोग इसे पहचानते क्यों नहीं? फूड कंपनीज ने बरसों में शुगर के इतने मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए कि एक आम इंसान लेबल पढ़कर भी फौरन समझ नहीं पाता। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शुगर साइंस प्रोजेक्ट की रिसर्च के मुताबिक सुपरमार्केट में मौजूद 74% पैकेज्ड फूड में एडिड शुगर शामिल होती है और इसे छुपाने के लिए 60 से ज्यादा मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं कॉर्न सिरप लिखा जाता है, कहीं फ्रक्टोज, कहीं माल्टोज, कहीं डेक्सट्रोज और कहीं इवेपोरेटेड केन जूस वगैरह। नाम बदलते गए लेकिन सब्सटेंस वही रही। कुछ प्रोडक्ट्स पर नेचुरल शुगर लिखा होता है, हनी, फ्रूट जूस कंसंट्रेट, अगावे सिरप वगैरह। ये सब नेचुरल लगते हैं लेकिन जिस्म के अंदर ये बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे रिफाइंड शुगर। फर्क सिर्फ लेबल पर है, आपके जिस्म में नहीं। यानी नेचुरल का लफ्ज भी हमेशा सेफ नहीं होता और ये भी इसी लेबलिंग गेम का एक हिस्सा है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो क्या ये सिर्फ मार्केटिंग का मामला था या फिर बैकएंड पर कुछ और भी चल रहा था? 1960s में कुछ साइंटिस्ट ने शुगर और हार्ट डिजीज के दरमियान ताल्लुक पर रिसर्च शुरू की। उस वक्त शुगर इंडस्ट्री को खतरा महसूस हुआ कि अगर ये नैरेटिव मजबूत हो गया तो पूरी मार्केट मुतासर हो सकती है। 2016 में जामा इंटरनल मेडिसिन में पब्लिश होने वाली पीर रिव्यूड रिसर्च में ये बात सामने आई कि शुगर रिसर्च फाउंडेशन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को फंड किया और वो फंडिंग पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की गई थी। मकसद ये था कि पब्लिक डिस्कशन का रुख शुगर से हटाकर फैट की तरफ मोड़ दिया जाए। इन साइंटिस्ट की तरफ से 1967 में एक इन्फ्लुएंशियल रिव्यू पब्लिश की गई जिसमें फैट को हार्ट डिजीज का असल सबब करार दिया गया जबकि शुगर को कम इफेक्टिव दिखाया गया। रिसर्चर्स ने बाद में ये भी डॉक्यूमेंट किया कि शुगर इंडस्ट्री ने ये स्ट्रेटजी तकरीबन वही प्ले बुक इस्तेमाल करके बनाई जो इससे पहले टबैको इंडस्ट्री ने इस्तेमाल की थी। डाउट पैदा करो, अल्टरनेटिव नैरेटिव दो और जो साइंटिस्ट सच बोल रहे हो उन्हें फंड करना बंद कर दो। एक ही फार्मूला, दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज। रिजल्ट ये निकला कि कई दहाइयों तक लोग लो फैट फूड्स खरीदते रहे जबकि इन्हीं प्रोडक्ट्स में अक्सर ज्यादा शुगर शामिल कर दी जाती थी ताकि टेस्ट बरकरार रहे। फैट फ्री, डाइट, लाइट और हेल्दी जैसे अल्फाज पैकेजिंग पर आने लगे, लेकिन इनके पीछे मौजूद इंग्रेडिएंट्स बहुत कम लोग पढ़ते थे। और अगर आज आप किसी मशहूर डाइट फ्लेवर्ड योगर्ट का लेबल देखें तो अक्सर इसमें रेगुलर योगर्ट से भी ज्यादा शुगर मिलेगी। फैट कम हुआ लेकिन शुगर बढ़ गई और पैकेजिंग ने ये कभी हाईलाइट नहीं किया।
मान कर चलते हैं कि ये सिर्फ हार्ट डिजीज तक महदूद था, लेकिन फिर 1967 का एक प्रोजेक्ट सामने आता है। शुगर रिसर्च फाउंडेशन ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट फंड किया जिसे प्रोजेक्ट 259 कहा गया। रिसर्चर्स चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और इब्तदाई नताइज में ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस देखे गए जो ब्लैडर कैंसर से मुमकिन ताल्लुक की तरफ इशारा कर रहे थे। साइंटिस्ट ने मजीद फंडिंग मांगी, लेकिन प्रोजेक्ट अचानक रोक दिया गया। रिसर्च कभी मुकम्मल नहीं हुई और रिजल्ट्स कभी पब्लिश नहीं किए गए। ये डॉक्यूमेंट्स कई सालों बाद सामने आए और 2017 में प्लोस बायोलॉजी में पब्लिश होने वाली रिसर्च ने इस पूरे मामले को दोबारा रोशनी में ला खड़ा किया। अगर ये रिसर्च मुकम्मल हो जाती तो शायद आज शुगर के बारे में पब्लिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होती। बात सिर्फ कैंसर तक नहीं रुकती, बल्कि दांतों का मामला भी उतना ही दिलचस्प है। 1950s में इंडस्ट्री के इंटरनल पेपर्स में ये बात तस्लीम की जा चुकी थी कि शुगर दांतों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन उस वक्त पब्लिक कैंपेन्स इस बात पर फोकस नहीं थी कि शुगर कम की जाए, बल्कि तवज्जो ऐसे सॉल्यूशंस पर दी गई जो सिम्टम्स को मैनेज करें। UCSF की रिसर्च के मुताबिक इंडस्ट्री ने डेंटल रिसर्च की प्रायोरिटीज़ को इन्फ्लुएंस किया ताकि असल मसला यानी शुगर का इस्तेमाल कम करना कभी मरकजी बहस ना बन सके। सवाल ये है कि अगर इंडस्ट्री को खुद पता था कि शुगर नुकसानदेह है तो आम लोगों को वक्त पर क्यों नहीं बताया गया। हम सब जानते हैं कि शुगर लेने के आदी इंसान के लिए शुगर छोड़ना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। आखिर ऐसा क्यों? कुछ न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ के मुताबिक शुगर दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को एक्टिवेट करती है। डोपामिन रिलीज होती है जिससे प्लेयर और क्रेविंग का साइकिल बनता है। इसीलिए हम प्रोसेस्ड फूड बार बार खाने की ख्वाहिश करते हैं। फूड साइंटिस्ट इस बिहेवियर को समझते हैं और कंपनीज अपनी प्रोडक्ट को इसी हिसाब से डिज़ाइन करती हैं ताकि कंज्यूमर बार बार वापस आए। यानी ये सिर्फ जायके की बात नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल डेलिब्रेट प्रोडक्ट डिज़ाइन स्ट्रेटजी है। अगर ये सब सिर्फ नौजवान नस्ल तक महदूद होता तो शायद बात इतनी संगीन ना होती, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि शुगर कंपनीज ने डेलिब्रेटली बच्चों को अपना प्राइमरी टारगेट बनाया। कार्टून्स में कलरफुल मैस्कॉट्स, स्कूल कैंटीन्स में स्पॉन्सरशिप्स और ब्राइट पैकेजिंग, ये सब इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी। जितनी छोटी उम्र में ब्रांड लॉयल्टी बन जाए उतना बेहतर, क्योंकि अगर छोटी उम्र में बच्चा किसी प्रोडक्ट का आदी बन गया वो बड़ा होकर भी इसे छोड़ नहीं सकेगा। अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि ये सब सिर्फ बिजनेस डिसीजंस थे, तो जब साइंटिस्ट ने रिस्क पर मजीद बात करनी चाहिए और जब WHO ने शुगर गाइडलाइंस बनानी चाहिए तो रद्द-ए-अमल क्या था। 2015 में पब्लिश होने वाली एक पीर रिव्यूड स्टडी में ये सामने आया कि WHO की शुगर गाइडलाइंस बनाने के अमल में इंडस्ट्री की तरफ से असरअंदाज होने की कोशिशें की गई। मकसद ये था कि रेकमेंडेड लिमिट्स को इतना सख्त ना बनाया जाए जो कंजम्पशन पर असर डाले। आज WHO की ऑफिशियल गाइडलाइन ये कहती है कि एक एडल्ट इंसान को रोज़ाना 25 ग्राम से ज़्यादा एडिड शुगर नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एवरेज प्रोसेस्ड फूड डाइट में हम बहुत आसानी से इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, बाज़ औक़ात सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट से। अगर कोका कोला की बात की जाए तो 2015 में कोका कोला से रिलेटेड एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। ग्लोबल एनर्जी बैलेंस नेटवर्क नामी एक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकली ये मैसेज दे रही थी कि ओबेसिटी की असल वजह डाइट नहीं बल्कि एक्सरसाइज की कमी है, लेकिन बाद में सामने आने वाले इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कोका कोला फंड कर रही थी और इंटरनल डिस्कशंस में इसे एक ऐसा टूल समझा जा रहा था जो पब्लिक कन्वर्सेशन को मखसूस डायरेक्शन में ले जाए। इस वाक़ये के बाद फूड इंडस्ट्री और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स पर दुनिया भर में सवालात उठने लगे। यहाँ तक आते आते एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जब कोई बड़ी कंपनी किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंड करती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं रहती। दुनिया के कई कंट्रीज अब शुगरी ड्रिंक्स पर टैक्स लगा चुके हैं। मैक्सिको, UK, साउथ अफ्रीका और कई दूसरे कंट्रीज में ऐसे मेजर्स के बाद शुगरी ड्रिंक्स की कंजम्पशन में मेजरेबल कमी देखी गई। ये बात 2022 में पब्लिश होने वाली रिसर्च में डॉक्यूमेंटेड है। मकसद सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना नहीं था, बल्कि लोगों के बिहेवियर को चेंज करना था, क्योंकि डायबिटीज़, ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिजीज़ दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक नज़र आती है। PMC पर पब्लिश होने वाली रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में डायबिटीज़ का प्रेवेलेंस रेट 30.8% तक पहुंच चुका है, यानी तकरीबन हर तीसरा एडल्ट इस बीमारी से मुतासर है या ख़तरे में है। और इसी दौरान एक और रिसर्च सामने आई जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। PMC में पब्लिश होने वाली एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में 70.5% यंगस्टर्स हफ्ते में 7 दफ़ा
या उससे भी ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं। वो नस्ल जो अभी बड़ी हो रही है वो इन प्रोडक्ट्स के साथ जी रही है जिनके रिस्क पर कई सालों से डिबेट जारी है। आज हर गली में सॉफ्ट ड्रिंक्स, हर स्कूल के बाहर पैकेज स्नैक्स और हर सुपरमार्केट में ब्राइटली मार्केटेड शुगरी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और FAO के ऑफिशियल डाटा के मुताबिक ऑन एवरेज हर पाकिस्तानी सालाना 25 किलोग्राम से ज़्यादा शुगर कंज्यूम करता है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक सवाल उठाने के लिए है। जब कोई इंडस्ट्री अरबों डॉलर कमाती हो, रिसर्च फंड करती हो, पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करती हो और पब्लिक ओपिनियन शेप करती हो तो आम इंसान तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन कितनी इंडिपेंडेंट रह जाती है। अगली बार जब आप कोई पैकेज प्रोडक्ट खरीदें तो सिर्फ फ्रंट लेबल ना देखें बल्कि इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। एडिड शुगर, कॉर्न सिरप, ग्लूकोज सिरप, फ्रक्टोज और मेल्टोज जैसे अल्फाज तलाश करें, क्योंकि कई बार वो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा हेल्दी दिखाई जाती हैं उन्हीं में हिडन शुगर सबसे ज़्यादा होती है। नेचुरल लिखा हो तो भी लेबल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये लफ्ज़ हमेशा सच नहीं बोलता। और सबसे अहम बात, किसी भी हेल्थ क्लेम को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें। हमेशा ये देखें कि रिसर्च किसने फंड की, स्टडी कहाँ पब्लिश की गई और उसके पीछे फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या थे। दहाइयों तक दुनिया को एक ख़ास नैरेटिव दिखाया गया, कुछ सच सामने आए, कुछ डॉक्यूमेंट्स आर्काइव हुए और कुछ इन्वेस्टिगेशंस बरसों बाद पब्लिक हुई। लेकिन आज भी डिस्कशन ख़त्म नहीं हुई। आज भी फूड इंडस्ट्री, पब्लिक हेल्थ और साइंटिफिक रिसर्च के दरमियान ताल्लुकात पर सवालात मौजूद हैं। और शायद यही असल एक्सपोजर है कि कई बार जो चीज़ हमें सबसे आम लगती है उसी के पीछे सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम छुपा होता है। मैं हूं नुमान और आप देख रहे थे एक्सपोजर रूम। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हकीकत, एक और मौजू और एक और सवाल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।